तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों कंप्लीट हो गया, उसके सारे क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों ने कर लिया है। डाउट्स वगैरह है तो आज की क्लास जैसे ही ख़त्म होगी उसी टाइम में आप लोग पूछ लीजिएगा जो भी आप लोगों को नहीं समझ आया। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। आपके सिलेबस में 3 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ये आपका लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से करते हुए चलिएगा, और ये न्यूमेरिकल वाले केमिस्ट्री वाले पोर्शन से ये आपका लास्ट चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इस चैप्टर की, तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपको बताया जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जैक्टली वैसा ही आता है। तो आप लोगों को करना ये है कि जितना जैसे जैसे मैं पढ़ाता हुआ चलूं, करता हुआ चलूं, तो आप लोग उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल वगैरह करते हुए चलोगे। और हाँ, ये सॉल्यूशन जैसा न्यूमेरिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत सीधा सीधा न्यूमेरिकल आता है और बहुत फार्मूला बेस्ड। ठीक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ही आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है जब कोई बच्चा फेल होने वाला होता है और अगर वो कहे कि मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ, आसान चैप्टर बताओ जिससे पढ़ने से पास हो जाऊं, तो उसमें से एक चैप्टर ये भी है कि बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे और मेहनत करके तो, नहीं तो फिर आपके लिए वही है कि न्यूमेरिकल वाला चैप्टर मुश्किल बन जाएगा। लेकिन मुश्किल है नहीं। चल ध्यान देना, फिलहाल हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले बात करूं मैं थोड़ा सा, तो आप लोगों ने 11th में बच्चों थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, है ना? 11th में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स मतलब उष्मागतिकी। तो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि उष्मागतिकी और रासायनिक बलगतिकी में क्या फर्क है। ठीक है। तो ध्यान देना, उष्मागतिकी बताती है कि कोई अभिक्रिया संभव है या नहीं, इस आधार पर, यानी डेल्टा जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। यदि डेल्टा जी आपका लेस देन 0 तो अभिक्रिया संभव होती है, लेकिन यह नहीं बताती कि अभिक्रिया कितनी तेजी से या कितने चरणों में होगी। यानी कहने का मतलब यही है बच्चों कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, उष्मागतिकी की बात करते हो, तो यह ये बताती है कि कोई भी अभिक्रिया संभव है या नहीं है, यानी अपने आप से होगी या नहीं होगी। तो लेकिन हाँ, एक बात जरूरी ये है कि ये नहीं बताएगी कि अभिक्रिया संभव है तो कितना तेजी से खत्म होगी, कितना टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर आपके अभिक्रिया के खत्म होने में, या एक अभिक्रिया कितने अलग अलग चरणों में होगी, कितने अलग अलग स्टेप्स में होगी, इस बात का भी हमें कोई आइडिया नहीं मिलता यहां से। उष्मागतिकी की बात करें बच्चों, तो यह केवल सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर विचार करता है। ठीक है। यह अभिक्रिया की दर या पाथवे का वर्णन नहीं करता। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे उष्मागतिकी की, थर्मोडायनेमिक्स की, तो यह सिस्टम की प्रारंभिक और आखिरी अवस्था पर निर्भर करता है। बीच के जो प्रोसेस हैं, बीच का जो दौर आएगा जहां से आपका अभिक्रिया क्या होगा, गुजरेगी, वो बीच बीच की बातें हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलती। यानी यह पाथवे का वर्णन नहीं करता, दर नहीं बताता, अभिक्रिया का रेट नहीं बताता, यानी किस स्पीड से पूरा होगी। ठीक है। ये सारी चीजें हैं किसकी, उष्मागतिकी। अब बच्चों बात आती है, अगर उष्मागतिकी आपको अभिक्रिया में यूज हुए सारे स्टेप्स नहीं बताता, अभिक्रिया आपकी दर नहीं बताता, ठीक है, अभिक्रिया आपकी केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करता है, तो फिर रासायनिक बलगतिकी का क्या काम है? तो रासायनिक बलगतिकी बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी तेजी से होती हैं, यानी आपको यह पता चल जाएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। अभिक्रिया की गति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये जानेंगे बच्चों। कि अगर किसी रिएक्शन की अभिक्रिया को क्या करना है, उसकी स्पीड को अगर हमें कम करना है, उसकी स्पीड को हमें बढ़ाना है, तो ये सारी बातें भी हमें यहाँ पता चलती हैं। अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से मध्यवर्ती चरण होते हैं, इसे अभिक्रिया का मैकेनिज्म कहते हैं। यानी मध्यवर्ती चरण का मतलब है बच्चों कि अभिक्रिया जब शुरू होगी तो बीच बीच में कौन कौन से स्टेप से होके गुजरेगी, वो सारी बातें भी हमें यहाँ पे पता चलेंगी। ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा की बात कर लेते हैं, यानी रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। तो रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है
जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, अभिक्रिया तंत्र और दर को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है, यानी सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक और दाब। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वो शाखा है जहां पे रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, अभिक्रिया तंत्र और दर को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित सारी तरह की आपकी क्या होता है, अध्ययन करते हैं हम इसमें। याद रखने का तरीका है तो आप कह सकते हो ऊष्मागतिकी क्या करता है बच्चों, संभावना बताता है कि होगी रिएक्शन या नहीं होगी। बलगतिकी क्या बताता है बच्चों, गति बताता है और चरण बताता है। गति का मतलब बच्चों कितना स्पीड से पूरा होगी, चरण का मतलब है कि बच्चों बीच बीच में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। अब ध्यान देना, अभिक्रिया के दर के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अर्चना बेटा माइक बंद कर लेना आप, ठीक है। ध्यान देना, अभिक्रिया के आधार पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभिक्रियाओं को कितने प्रकार में बांटेंगे और हम कैसे, किसके बेसिस पे बच्चों, गति के आधार पर। गति के आधार पर हम अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटेंगे और 3 भाग कौन कौन से होंगे, ध्यान देना। बहुत तीव्र या तात्कालिक अभिक्रियाएं, बहुत तीव्र या तात्कालिक अभिक्रियाएं, यानी बच्चों कहने का ये मतलब है कि वो अभिक्रियाएं तुरंत होती हैं, जैसे कि अभिकारकों को मिलाया जाता है। इसमें आमतौर पर जलीय विलयन में आयनिक यौगिक शामिल हैं, इसमें आयनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। लगने वाला समय बच्चों 10 की घात -14 और 10 की घात -16 सेकेंड। इसकी अत्यधिक गति के कारण दर मापना लगभग असंभव है। यानी कहने का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं बच्चों जो शुरू होते ही खत्म हो जाती हैं, जैसे नमक को पानी में डालो घुल गया, ठीक है। यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, इनको जैसे ही आप बच्चों क्या करोगे, मिलाओगे पानी में, यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, यानी जलीय विलयन बनाओगे, वैसे ही शुरू होते ही खत्म हो जाता है। देख रहे हो कितना टाइम लगता है, 10 की घात -14 सेकेंड या 10 की घात -16 सेकेंड। इसी वजह से जब इनकी अभिक्रिया की गति इतनी ज्यादा तेज है तो हम इसकी गति का पता नहीं लगा सकते, यानी दर पता नहीं चलता कि इसमें कितना टाइम में कितना चीजें कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों, यानी उन सारी अभिक्रियाओं का जो बहुत ज्यादा तीव्र गति से पूरा होती हैं, उनका हम दर नहीं निकाल सकते। उदाहरण में जैसे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl है बच्चों, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, AgCl और NaNO3 बन जाता है। सफेद AgCl का अवक्षेपण तुरंत बनता है, यानी यहाँ इसका हम क्या नहीं ट्रेस कर सकते, पता नहीं कर सकते कि कितना गति से यह अभिक्रिया पूरी हुई। अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं बच्चों, बहुत ज्यादा मंद, यानी कमरे के तापमान पर मापने योग्य परिवर्तन दिखाने में दिनों से लेकर वर्षों का समय लगता है। अत्यधिक धीमी गति के कारण इनकी गतिकी का अध्ययन करना कठिन होता है। यानी बच्चों कहने का मतलब ये कि ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं बच्चों जो दिन बाई दिन क्या होती हैं, आपकी चेंज तो होती हैं, चलती तो रहती हैं, लेकिन वो चेंजेज आपको दिखते नहीं है, वो बदलाव आपको नजर नहीं आते। जैसे अब मैं ये कहूं कि आपके घर में पड़ा हुआ लकड़ी का कोई भी सामान धीरे धीरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, तो आप कहोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कैसे जलता है, वो तो जब उठ के देखो अगले दिन एक जैसा ही दिखता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, धीरे धीरे वो क्या होता है, जलता है और खत्म होता रहता है, लेकिन ये बदलाव इतना धीमा है कि वो आपको नजर आता ही नहीं है। अब कहोगे सर कितना टाइम लगेगा कि वो जल के खत्म हो जाए, तो हो सकता है कि कई साल लग जाए, 10 साल, 20 साल, 50 साल लग जाए उसे खत्म होने में, लेकिन वो खत्म जरूर हो रहा है। लेकिन वो इतना धीमी गति से हो रहा है कि उसकी गति आपको पता चलेगी नहीं और ना ही वो बदलाव आपको दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों बहुत सारे आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें आपकी अभिक्रियाएं होती तो रहती हैं, लेकिन वो इतनी धीमी गति से होती हैं कि आप उनको ट्रेस नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते। यानी यहाँ पे गतिकी का अध्ययन करना क्या होता है, कठिन होता है। जैसे बच्चों कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाए, वाटर बनाए, ये भी आपको नहीं दिखता, बहुत धीमी अभिक्रिया है। ठीक है, लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया बच्चों, लोहा आप घर में रख दो, धीरे धीरे कब जंग लग जाता है आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन ये जंग आपका बच्चों 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं लगता, ये इतना धीमी गति से लगता है कि क्या ही बताना। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों क्या आपकी अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। ठीक है, अब ध्यान देना,
मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं, ये वही अभिक्रियाएं हैं बच्चों जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि यही वो अभिक्रियाएं हैं जो मध्यम गति से आपकी क्या होती हैं, चलती हैं। इन्हें आसानी से मापा जा सकता है, इनका दर, और अध्ययन भी किया जा सकता है। रासायनिक बलगतिकी का मुख्य फोकस इसी प्रकार की अभिक्रियाओं पर होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहे। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे बच्चों, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का जल में बदलाव, ठीक है। अब यहाँ पे N2O5 है बच्चों, ये टूट के N2O4 और ऑक्सीजन में बदलता है, यानी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन। ठीक है, ये आपके क्या है, मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पढ़ना है, जिनकी गति का पता लगा सकते हैं, जिनके चरणों का पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे कितनी चीजों में बदल के चलेंगे। अब ध्यान देना, अभिक्रिया दर का नियंत्रण। अभिक्रिया दर का नियंत्रण कैसे करेंगे, अभिक्रिया को कैसे बढ़ाया या घटाया जाता है, ये कैसे समझ आएगा। तो बच्चों क्या क्या करके चेंज कर सकते हैं बच्चों, तापमान बदल कर सकते हैं, दाब लगाकर बदल सकते हैं, उत्प्रेरक का उपयोग करके बदल सकते हैं, सांद्रता परिवर्तित करके हम अभिक्रिया का दर बदल सकते हैं, यानी घटा बढ़ा सकते हैं। बच्चों ये चार आपके क्या हैं, फैक्टर हैं, कारक हैं, जिनके ऊपर आपकी अभिक्रिया की दर क्या करती है बच्चों, निर्भर करती है। जैसे CO+2H2 क्या बनता है बच्चों, मिथेनॉल बनता है, कमरे के तापमान पर बहुत धीमी गति से बनता है। इसे तेज किया जा सकता है बच्चों। तेज कैसे कर सकते हो बच्चों, दाब लगा दो 300 एटीएम, तापमान बढ़ा के कर दो 400 डिग्री सेल्सियस, और बच्चों यहाँ उत्प्रेरक ले लो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। अगर ऐसा करोगे तो इसकी गति को क्या कर सकते हैं हम बच्चों, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके बात हो गई अभिक्रिया की दर का नियंत्रण कैसे करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किन किन कारकों पर निर्भर करता है बच्चों, तो ये चार कारक हैं, आपको यही लिखना है। ठीक है, अब ध्यान देना, रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन क्यों करें, भाई क्या जरूरत है रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन करने का। तो ध्यान देना, अभिक्रिया की दर की भविष्यवाणी करने के लिए, यानी पहले से ही बताने के लिए कि कौन सी अभिक्रिया कितना तेजी से चलेगी और कितना देर में पूरी हो जाएगी। इससे यह नियंत्रण करना संभव होता है कि एक अभिक्रिया कितनी तेज या धीमी गति से होनी चाहिए। औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोगी, यानी बच्चों आप इंडस्ट्री में औद्योगिक प्रक्रियाओं में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इससे पता चलता है कि भाई अभिक्रिया कितना तेज से होगी, कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे उत्पादन को अधिक करना है, कचरे को कम करना है। अभिक्रिया की प्रक्रिया मैकेनिज्म की भविष्यवाणी करने के लिए एक जटिल अभिक्रिया प्राथमिक चरणों को समझने में मदद करता है, उत्पाद कैसे बनते हैं इसे समझने में सहायता करता है। बच्चों रासायनिक बल गतिकी की वजह से हमें पता चलता है इसकी पूरे मैकेनिज्म का, है ना, अभिक्रिया की प्रक्रिया का, कि कैसे कैसे ये क्या होती है, चलती है, किन किन चरणों में पूरी होती है। ठीक है, चलो अभिक्रिया दर होती क्या है बच्चों, इस पे बात कर लेते हैं। यानी औसत तथा तात्क्षणिक दर, यानी अभिक्रिया दर दो तरह की होती है बच्चों, औसत दर यानी एवरेज रिएक्शन रेट, ठीक है, और तात्क्षणिक दर यानी इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर क्या है बच्चों, तो कह रहा है दर मापने योग्य राशि, यानी मापने योग्य राशि में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो भी आपकी यहाँ पे राशि क्या होगी, बदलेगी, है ना, क्वांटिटी बदलेगी, क्वांटिटी में जो परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन होने में कितना समय लगा, अगर दोनों को एक दूसरे से भाग दे दें तो यहाँ पता चल जाता है क्या बच्चों, अभिक्रिया की दर। रसायन विज्ञान में यह आमतौर पर समय के सापेक्ष किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप दर निकाल रहे हो बच्चों तो ये डेल्टा एक्स अपान में क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी होता है। डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी का मतलब हो गया बच्चों, डेल्टा एक्स सांद्रता में परिवर्तन हो गया बच्चों, और डेल्टा टी आपका क्या हो गया, समय में परिवर्तन या लिया गया समय हो गया। कि अगर आपसे ये कहूं बच्चों, इनिशियली आपने क्या लिया था, अभिकारक लिया था 2 मोल, और 5 मिनट बाद अभिकारक खत्म होके हो गया 1 मोल, तो कितना चेंज हुआ बच्चों, 2 था 1 खत्म हो गया, मतलब 1 मोल का चेंज आया है बच्चों, कितना, 5 मिनट में। तो 1 मोल यहाँ पे रखेंगे और 5 मिनट नीचे, बच्चों जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन की रेट हो जाएगी, यानी दर हो जाएगी। ठीक है,
तो ध्यान रहे डेल्टा एक्स आपका क्या है बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन है, और ये सांद्रता आपकी मोल पर लीटर, वही मोलरता ली जाती है, मोलरता। और डेल्टा टी आपका बच्चों समय अंतराल है, ये सेकंड में, मिनट में, घंटे में, किसी में भी ले सकते हैं, दिन में। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये तो हो गई बच्चों क्या आपकी औसत दर। औसत दर की बात करें बच्चों, तो इसे एक बड़े समय अंतराल में परिभाषित किया जाता है। आर एवरेज यानी किसी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए हो। आर एवरेज आपका क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और बच्चों अपान में क्या, डेल्टा टी, या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। एक बात अगर यहाँ बच्चों ध्यान से देखोगे, अगर मैं ये कहूं कि अभिक्रिया ए से बी में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ए से बी में हो रही है, अब इसका आपको क्या लिखना है, रेट लिखना है बच्चों। तो रेट आप कैसे लिखोगे, यानी रेट का मतलब वही दर। दर कैसे लिखोगे, तो आप यहां लिखोगे बच्चों माइनस का डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स लिखते हो ना बच्चों, लेकिन यहां लिखोगे क्या, ए, अपान में डेल्टा, या फिर लिखोगे बच्चों क्या, डेल्टा यानी कंसंट्रेशन किसके, चेंज बी की, अपान में बच्चों क्या, डेल्टा टी। तो ये जो दर है ना बच्चों किसी रिएक्शन की, किसी रिएक्शन की जो दर है, वो या तो अभिकारक के टर्म में लिख सकते हो, या तो बच्चों किसके, उत्पाद के टर्म में लिख सकते हो। कैसे, ध्यान रहे बस एक ही बात का, अभिकारक में बच्चों क्या होता है, सांद्रता धीरे धीरे घटती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अभिकारक शुरू में 5 मोल था, खर्च होने के बाद 3 मोल हो गया, तो बच्चों परिवर्तन निकालते कैसे हो, परिवर्तन निकालते हो बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो बाद वाला होता है उसमें से पहले वाला घटाते हो, बाद में से पहले वाला घटाओगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। बच्चों कभी भी कोई दर माइनस नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, तो इसे प्लस बनाने के लिए हम पहले से ही ये क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, यानी ऋणात्मक साइन लगा देते हैं, ताकि जो यहाँ से आपका क्या हो, चेंज आए, वो तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए बच्चों, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो जब भी आप बच्चों अभिकारक के रूप में आप क्या लिखते हो, दर लिखते हो, तो वहां पे क्या लगाना बच्चों, माइनस साइन लगाना। और जब उत्पाद के टर्म में लिखोगे बच्चों, यानी उत्पाद के रूप में, तो यहां आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये तो आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्यों, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अब सपोज करो ये C1 था, ये C2 हो गया, उत्पाद है ना बच्चों, तो टाइम के साथ उत्पाद बढ़ता है, यानी C2 क्या होगा, C1 से बड़ा होगा। और जब C2 C1 से बड़ा होगा बच्चों, तो चेंज निकालोगे, C2 माइनस C1 आपका क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे किसी साइन की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बात अब आप लोगों को ध्यान रहे कि ये जो माइनस साइन अभिकारक के आगे लगाया जाता है, ये इसको धनात्मक बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन ऋणात्मक आता है। उत्पाद के केस में ऐसा नहीं होता बच्चों। उत्पाद के केस में क्या होता है, उत्पाद के केस में आपकी सांद्रता बढ़ती है, इस वजह से यहाँ पे परिवर्तन आपका धनात्मक ही आता है। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को? तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, सांद्रता में कमी होने के कारण अभिकारक के लिए ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ताकि दर एक धनात्मक बनी रहे। और ग्राफीय व्याख्या अगर देखोगे बच्चों, तो आप यहां ध्यान से देख सकते हो कि देखो जो आपका अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता टाइम के साथ क्या होती है बच्चों, अभिकारक की सांद्रता टाइम के साथ आप देख रहे हो ना, घट रही है। ठीक है, ये क्या होती है, ग्राफ है आपका। अभिकारक की सांद्रता टाइम के साथ क्या होती है, घटती है। और जो बच्चों क्या होता है आपका उत्पाद होता है, शुरू में क्या होता है बच्चों, 0 होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ के क्या हो जाता है, बी। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, ग्राफीय निरूपण हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब ध्यान देना, अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है बच्चों, अभिक्रिया दर की इकाई क्या होगी, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे बच्चों। अब दर क्या है बच्चों, दर आपका कैसे निकाला आपने, कि दर को आपने लिखा डेल्टा एक्स अपान में डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, डेल्टा एक्स तो आपका सांद्रता में परिवर्तन है ना, और सांद्रता क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर। और बच्चों ये क्या है, ये टाइम है, टाइम को बच्चों क्या ले लो, सेकंड ले लो। अब देखो मोल पर लीटर पर सेकंड,
मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर डे, ऐसे करके बच्चों, यानी ये जो टाइम है सेकंड में होगा तो सेकंड हो जाएगा, घंटा होगा घंटा हो जाएगा, और दिन होगा दिन हो जाएगा, मिनट होगा तो मिनट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये आपकी क्या है, इकाई है किसकी, अभिक्रिया दर की। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ध्यान देना आगे सामान्य स्थिति की बात करें बच्चों। अब अगर किसी अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना हो बच्चों, सांद्र दर लिखना हो, दर का क्या लिखना हो बच्चों, समीकरण लिखना हो, दर के लिए आपको क्या करना हो, एक्सप्रेशन लिखना हो, फॉर्मूला लिखना हो, तो कैसे लिखोगे? तो ध्यान रहे, एक अभिक्रिया है आपकी N1A N2B, और ये बदल के हो रही है M1C और M2D में। अब बच्चों अगर इसके लिए आपको क्या करना हो, अभिक्रिया की दर लिखना हो, तो कितना आराम से आप लिखोगे, ये बात ध्यान से समझना। उससे पहले अगर चाहो तो मैं एग्जांपल ले सकता हूं। जैसे अगर आप चाहते हो कि ए के रूप में लिखो, तो कहना कि सर दर बराबर हो जाएगा किसके, ए की सांद्रता में परिवर्तन। किसके बच्चों, ए की सांद्रता में परिवर्तन। तो आप यहां लिख देना बच्चों कितना, यहां लिख देना 1/N1। बच्चों 1 मोल के लिए लिखा जाता है, जो इसके सामने का आपका क्या होगा, गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, वो हमेशा बच्चों क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे 1/N1, और बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा सांद्रता में परिवर्तन किसके, ए के, और यहाँ पे बच्चों डेल्टा टी। बच्चों ये क्या था, अभिकारक था, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये बच्चों दर बराबर इसके भी होगी, माइनस का 1/N2। ये क्या हो सकता है बच्चों, बी हो सकता है, डेल्टा बी अपान में डेल्टा टी। यानी बच्चों आप अभिक्रिया की दर किसी भी एक अभिकारक या एक उत्पाद के रूप में लिख सकते हो, या आपको अगर पता चल जाए किसी एक उत्पाद के बनने की या किसी एक अभिकारक के खत्म होने का पता चल जाए, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि अभिक्रिया की दर निकाली जाती है। यानी सबकी जरूरत नहीं है पता होने के लिए, अभिक्रिया की दर निकालने के लिए कोई एक पता होगा तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब अभिकारक तो हो गया, उत्पाद के टर्म में लिखना होगा तो बच्चों प्लस में लिखेंगे 1/M1, और यहां लिखना बच्चों क्या, कि डेल्टा सी बटा में डेल्टा, यहां क्या हो जाएगा बच्चों 1/M2, ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा डी, और अपान में डेल्टा। बच्चों इस तरह से हम क्या लिखते हैं, अभिक्रिया की दर का निरूपण करते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूं कोई सा। ठीक है, जैसे ध्यान देना, अगर बच्चों यहाँ पे क्या होता, N2 प्लस 3H2, और ये बनता क्या बच्चों 2NH3। अगर आपसे कोई कह देता कि इसके लिए आप अभिक्रिया की दर का निरूपण करो, एक्सप्रेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे बच्चों, तो यहां लिखना कि दर बराबर, अगर N2 के रूप में लिखोगे बच्चों तो यहां कहोगे कि माइनस डेल्टा, यानी किसकी सांद्रता में बदलाव, N2 के सांद्रता में परिवर्तन, और बटा लिया गया समय। यहां ये बराबर होगा किसके बच्चों, 1/3, माइनस करना क्योंकि अभिकारक है, 1/3, और यहाँ पे हाइड्रोजन के सांद्रता में परिवर्तन बच्चों, और नीचे डेल्टा टी। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन किसके, NH3 के बच्चों, NH3 के सांद्रता में परिवर्तन, और यहाँ हो जाएगा बच्चों लिया गया समय डेल्टा। इस तरह से आप क्या लिखोगे बच्चों, एक्सप्रेशन लिखोगे। तो क्या सबको समझ आ रहा है, सब लोग एक्सप्रेशन लिख लोगे किसी भी अभिक्रिया के लिए? जल्दी बताओ बच्चों, कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या अभिक्रिया की दर लिख लोगे आप लोग? बोल लिया करो बच्चों, साथ साथ हाँ ना बोल लिया करो आप लोग। अच्छे से समझ नहीं आया, चल एक बार और फिर से समझो। देखो, अगर मैंने आपको यहां पे कहा कि एक अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2, और ये बदल रहा है किसमें बच्चों, 2NH3 में। ठीक है, ध्यान समझ, आपको पता करना है कि ये अभिक्रिया कितना तेजी से चलेगी, हर सेकंड कितना उत्पाद बनेगा, या हर सेकंड कितना उत्पाद बच्चों क्या होगा, खत्म होगा। हर सेकंड कितना उत्पाद बनेगा और कितना अभिकारक क्या होगा,
खत्म होगा, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो यही निकालने का मतलब होता है क्या बच्चों? दर। जैसे आप क्या निकालते हो जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, तो आप अगर वहां पे स्पीड निकालते हो तो आप क्या कहते हो कि कितना डिस्टेंस चलते हो, यानी कितना दूरी तय करते हो हर सेकेंड, हर सेकेंड कितना दूरी तय करते हो, यही तो बच्चों क्या होता है? आपका स्पीड होता है, यही तो आपकी गति होती है। ठीक है, यही आपको निकालनी है गति, यानी दर निकालनी है किसकी? किसी अभिक्रिया की। अब किसी अभिक्रिया की दर निकालने का मतलब क्या होगा बच्चों? किसी अभिक्रिया की दर निकालने का मतलब होगा कि कोई अभिकारक कितना तेजी से खत्म हो रहा है या कोई उत्पाद कितना तेजी से बन रहा है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो अभिकारक है वो खत्म होता है, उत्पाद है आपका बनता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसकी सांद्रता रिएक्शन में धीरे धीरे क्या होगी? खत्म होगी, यानी कम होती जाएगी। अगर आपने 10 मोल लिया है शुरू में, तो खत्म होते 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 10 से 9, 8, 7, 6 ऐसे खत्म होती रहेगी, कम होती रहेगी। उसी तरह से हाइड्रोजन की भी कम होती रहेगी, लेकिन NH3 की बच्चों क्या होगा? बढ़ती रहेगी। शुरू में तो 0 थी, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके क्या होगा बच्चों? इसकी गति बढ़ती रहेगी, यानी इसका सांद्रता बढ़ता रहेगा। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें तो औसत दर निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है औसत दर। औसत दर का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे कि 5 मिनट में कितना बदलाव हुआ, यानी 5 मिनट में N2 कितना खत्म हो गया, 10 मिनट में N2 कितना खत्म हो गया, या 5 मिनट में अमोनिया कितना बना, या 10 मिनट में अमोनिया कितना बना, है ना? तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एक रेंज में आपका क्या निकालते हो बच्चों? सांद्रता में परिवर्तन निकालते हो। अब किसी के रूप में निकाल लो, चाहे N2 का निकाल लो, चाहे H2 का निकाल लो, चाहे NH3 का, तीनों में से किसी के रूप में निकाल लो, वही क्या होगी? आपकी अभिक्रिया की दर होगी। यानी तीनों के रूप में जो अभिक्रिया की दर निकालोगे वो क्या होगी बच्चों? बराबर आएगी। निकालते कैसे हैं वही बात आपको सिखा रहा था। लिखते कैसे हैं इसके लिए इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ N2 है, इसके सामने कुछ नहीं होता ना, तो यहाँ कहेंगे बस क्या कि डेल्टा N2। ये जो N2 लिख रहा हूं ना बच्चों, ये तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सांद्रता में परिवर्तन। कि जैसे भाई 10 मोल था और 10 मोल से क्या हो गया? 5 मोल हो गया, तो सांद्रता में परिवर्तन कितना आया बच्चों? तो 10 - 5 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? आप परिवर्तन कैसे निकालोगे? 5 - 10 कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। लेकिन बच्चों अभिकारक में क्या होता है कि सांद्रता घटती रहती है, तो वो क्या आता है आपका? नेगेटिव आता है। ठीक है, कितने मिनट में निकालना है बच्चों? ये तो यही बात आपको यहाँ पे पता रहेगी कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, वो तो आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ठीक है, कितना मिनट में आपको निकालना है, समझ गए? ये आपको नहीं पता करना है कि कितना मिनट लगेगा, नहीं, आपको ये बात बता दी जाएगी कि हाँ इतना। ठीक है, अब समझ लेना। ये हो गया बच्चों यहाँ पे माइनस है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर लिखना होगा तो जो सामने कोफिशिएंट लिखा होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों? भाग दे देते हैं। अब भाग दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या? सांद्रता में परिवर्तन किसके? हाइड्रोजन के। और यहाँ लिखेंगे बच्चों कितना टाइम लगा। ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको। फॉर्मूला कैसे लिखोगे? किसी रिएक्शन को देख के, किसी अभिक्रिया को देख के। ठीक है, और अगर उत्पाद के टर्म में लिखना हो बच्चों तो 1/2, और सांद्रता में परिवर्तन किसके बच्चों? NH3 के। और यहाँ पे बच्चों क्या लिया गया? टाइम। तो पहले तो ऐसे करके आप क्या लिखोगे बच्चों? ऐसे एक्सप्रेशन लिखोगे। क्वेश्चन तो बाद में करोगे, क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कोई सा एग्जाम्पल। चलो यहां आ जाते हैं। कह रहा है N2O5 के विघटन को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। N2O5 का विघटन की अभिक्रिया है ये। ठीक है बच्चों, अभी क्या है आपका? 2NO2 + 1/2 O2 है। यदि एक निश्चित समय अंतराल के दौरान N2O5 की विघटन, N2O5 के विघटन की 1.8 यानी 1.8 × 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स दर है, तो उसी अंतराल के दौरान NO2 और O2 के निर्माण की दर क्या होगी? बच्चों यहाँ पे आपके अभिक्रिया की दर दे रखा है, बहुत आसानी से समझना है। देखो पहले इसके लिए आपको क्या लिखना है? एक्सप्रेशन लिख लो। एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे बच्चों? ध्यान देना। एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप यहाँ क्या कर सकते हो? देखो N2O5 है, 2NO2 है और हाफ O2 है, तो पहले दर लिख लो। दर क्या हो जाएगी बच्चों? दर हो जाएगी आपकी यहाँ पे
सांद्रता में परिवर्तन किसके बच्चों, N2O5 और बच्चों कहा यहाँ पे T। अच्छा, इसके टर्म में लिखना होगा बच्चों तो क्या लिखोगे, 1/2 सांद्रता में परिवर्तन किसके बच्चों, NO2 के, और यहाँ बच्चों क्या, टाइम। ऑक्सीजन के टर्म में अगर लिखना होगा बच्चों तो क्या कहोगे, 1/2 कोफिशिएंट है ना, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन किसके बच्चों, ऑक्सीजन के, और यहाँ पे क्या बच्चों, डेल्टा टी। इतनी बात समझ गए आप लोग। ऐसे तो हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिख देंगे। अब बच्चों दर कितनी दे रखी है, हमें बताना किसका है, हमें बताना है NO2 और किसका बताना है बच्चों, O2 का। हमें किसका बताना है, NO2 और O2 का। तो क्या करें बच्चों, दर के बराबर इसको लिख देते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या बच्चों, दर बराबर 1/2 सांद्रता में परिवर्तन किसके बच्चों, NO2 के, और यहाँ बच्चों क्या, डेल्टा टी। अब दर क्या दे रखा है बच्चों, दर आपको दे रखा है, चलो तो दर को इसके बराबर लिख दो बच्चों। कितना लिख दोगे, 1/1.8 गुणे 10 की घात -3। ये तो क्या हो गई बच्चों, दर हो गई, दर को लिख दिया आपने। बराबर में क्या लिखोगे बच्चों, 1/2, और यहाँ क्या बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन किसके बच्चों, NO2 के, अपान में क्या बच्चों, डेल्टा टी। हमें दर ही तो निकालना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, निर्माण की दर निकालना है कि कितना तेजी से ये क्या हो रहा है, बन रहा है, निर्माण हो रहा है इसका। तो बस 1/2 को इधर भेज दो बच्चों। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा NO2, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डेल्टा टी। ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 1.8 गुणे 10 की घात माइनस, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 1.8, ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात -3। ये हो जाएगा बच्चों क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और मिनट इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, NO2 के निर्माण की दर हो जाएगी। क्या समझ आया आप लोगों को, यहाँ पे समझ आया, ठीक है। और अगर यही बात O2 के लिए पूछता बच्चों तो फिर से लिखते कि दर क्या है बच्चों, 1.8 गुणे 10 की घात -3 है, और ऑक्सीजन के बनने की दर क्या है बच्चों, तो उसके लिए लिख देते कि 2, और यहाँ क्या लिख देते बच्चों कि ऑक्सीजन की जो क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है, और बटा डेल्टा टी। 2 को इधर भेज देते, डिवाइड हो जाता बच्चों, 1.8 गुणे 10 की घात -3, और बटा क्या हो जाता बच्चों, 2 हो जाता, और ये हो जाता आपका डेल्टा O2 अपान में डेल्टा टी। ये कट कर दो बच्चों, ये हो जाएगा 0.9 गुणे 10 की घात माइनस। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, इतनी बात क्लियर है कि आपको अगर अभिक्रिया की दर दे रखा है और किसी एक अभिकारक या उत्पाद के निर्माण की दर पूछ रहा है, तो भी आप यहां से क्या कर सकते हो बच्चों, निकाल सकते हो। बस आप पहले ये लिखने हुआ जानना, अगर ये लिखना आएगा आपको तो आगे की चीजें आप आराम से कर लोगे। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब बच्चों तात्क्षणिक दर क्या होता है, ये बात समझना है। क्या होता है, तात्क्षणिक दर क्या होता है, तात्क्षणिक दर होता है बच्चों एकदम उसी टाइम पे। तात्क्षणिक दर का मतलब होता है, जैसे आपके मन में ये रहता है कि सर अब हमने 5 मिनट 10 मिनट के समय अंतराल का तो हमें पता चल गया कि ठीक है ऐसे चेंज निकालते हैं, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि हर सेकंड कितना बन रहा है या कितना खर्च हो रहा है। जैसे मैं ये कहूं 10वें सेकंड में ये वाला अभिकारक कितना खर्च हुआ, या मैं ये कहूं कि 20वें सेकंड पे ये चीज कितना बढ़ गई या ये चीज कितना कम हो गई, यानी एकदम उसी सेकंड की बात कर रहा हूं, उस तात्क्षणिक दर की बात कर रहा हूं, उस तात्क्षणिक यानी उस मोमेंट की बात कर रहा हूं, उस सेकंड की बात कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा मैं कि 10 सेकंड में कितना बना, नहीं, मैं कह रहा हूं 10वें सेकंड पे कितना बदला, 20वें सेकंड पे कितना बदला, या 40वें सेकंड पे कितना बदला। मतलब एकदम मैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे पूछ रहा हूं कि इस सेकंड आपका कोई अभिकारक कितना खर्च हो गया या आपका कोई उत्पाद कितना बन गया, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, तात्क्षणिक बोलते हैं। और जब बच्चों आर तात्क्षणिक आपको निकालना हो, ठीक है, आर इंस्टैन्टेनियस, ठीक है, तो ये होता है बच्चों डी आर अपान में क्या बच्चों, टी टी अभिकारक में। या अगर आप बच्चों ये क्या लिखते हो, प्रोडक्ट के केस में लिखते हो तो यहाँ लिखते हो डी टी अपान में क्या बच्चों, टी टी।
अच्छा, आप लोग dp अपान dt की बात कर रहा हूँ यानी d की बात कर रहा हूँ, तो d आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि d तब हम यूज करते हैं बच्चों जब कोई परिवर्तन बहुत हमें क्या करना हो, छोटा दिखाना हो। जब कोई परिवर्तन बहुत छोटा दिखाना होता है बच्चों, तब हम क्या करते हैं बच्चों, वहां पे d करते हैं। d r का मतलब बच्चों यहाँ पे अब कोई रिएक्शन है, r से बदल के क्या हो रही है, p में बदल रही है। तो ये बच्चों जो r है वो आपके अभिकारक की क्या है, सांद्रता है, और P जो है वो आपके प्रोडक्ट की सांद्रता है। बच्चों जो डेल्टा यूज कर रहे थे, डेल्टा को हटा के उसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं, डी यूज कर रहे हैं। आप लोग डिफरेंशिएशन जानते हो ना, अवकलन, अवकलन जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे dt का मतलब होता है बच्चों बहुत थोड़ा टाइम। dt का क्या मतलब होता है बच्चों, बहुत थोड़ा टाइम। अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बच्चों यहाँ पे जो डेल्टा x अपान में डेल्टा t हमने औसत दर निकाला था, बस इसमें आपका जब डेल्टा टी, इसमें बच्चों क्या, डेल्टा टी आपका क्या होने लगे, जब जीरो को अप्रोच करने लगे, तो ये क्या है बच्चों आपका तात्क्षणिक दर है। ये क्या है बच्चों, तात्क्षणिक दर है। समझ रहे हो, तात्क्षणिक दर का क्या मतलब है बच्चों, तात्क्षणिक दर जैसे मैंने बताया कि समय अंतराल नहीं ले रहे हो, जैसे पहले 10 सेकंड 20 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ इसकी बात कर रहे थे, अब कह रहे हो आप कि 10वें सेकंड पे कितना बदल रहा है। मतलब ये जो समय अंतराल हो गया वो जीरो के बराबर हो गया। समय अंतराल तो आप ले ही नहीं रहे हो, आप तो एग्जैक्टली उसी मोमेंट की बात कर रहे हो। तो इसलिए हम क्या लेते हैं बच्चों, dt लेते हैं कि समय अंतराल ना के बराबर हो गया, समय अंतराल आपका ऑलमोस्ट जीरो हो गया। यानी आप उसी सेकंड चाहते हो कि आपको पता लगे कि कितना आपका रिएक्शन में यानी आपकी अभिक्रिया में अभिकारक खत्म हुआ और उत्पाद कितना बना। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो तात्क्षणिक दर को बच्चों ऐसे लिखते हैं कि उसकी सांद्रता में परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ कैसे चल रहा है। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं ना, ठीक है। अब पता है कभी अगर हमें निकालना हो, कभी हमें, अब सांद्रता में, इस पे बच्चों ले लो क्या, इस पे सपोज करो आपने क्या ले लिया, रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, इस पे क्या ले लिया बच्चों, सांद्रता ले लिया, और क्या बन गया आपका बच्चों, ग्राफ बन गया। अब ग्राफ में अगर बच्चों आपको क्या पता करना हो, आपका सांद्रता इस पे ले लिया बच्चों, इस पे क्या ले लिया आपने, सांद्रता ले लिया, और इस पे क्या ले लिया बच्चों, समय ले लिया, इस पे समय ले लिया, अब ग्राफ बन गया। अब आपको कोई कह दे कि सर मुझे क्या पता करना है, दर पता करनी है रिएक्शन की, तो जिस पॉइंट पे आपको दर पता करनी है उसी पे आप बच्चों क्या कर देना, ऐसे स्पर्श रेखा डाल देना, टेंजेंट डाल देना, और इसी पॉइंट पे आप क्या निकालोगे बच्चों, आप क्या निकालोगे, ढाल निकालोगे, स्लोप निकालोगे, क्या निकालोगे, ढाल निकालोगे यानी स्लोप निकालोगे। वही आपकी क्या बता देगा बच्चों, दर बता देगा आपके अभिक्रिया की। ठीक है, अभिक्रिया की क्या बताएगा बच्चों, दर बताएगा। जैसे देखो, तात्क्षणिक दर का प्रायोगिक निर्धारण कैसे करते हैं, समय t पर अभिक्रिया को रोके, अभिक्रिया रोकने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिस समय पे आपको बदलाव देखना है कि इसी सेकंड कितना अभिक्रिया क्या हुई है, यानी कितना आपका कोई चीज चेंज हुआ है, बस उसी समय पे, यानी पहले तो पूरा ग्राफ खींच लो बच्चों, ग्राफ खींचोगे आप सांद्रता और समय में तो ग्राफ ऐसे मिलेगा। अब इस ग्राफ में आप चाहते हो कि भाई मुझे इस वाले समय पे आपका अभिकारक कितना बदला, यानी अभिकारक कितना खत्म हुआ या उत्पाद कितना बना, तो कैसे पता करना है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब क्या करना है बच्चों, आपको ये चीज मार्क करनी है कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, टाइम क्या है, और यहाँ से यहाँ, यानी डेल्टा एक्स अपान में क्या बच्चों, डेल्टा टी। यानी ये आप क्या निकाल लो, ढाल निकाल लो बच्चों, ढाल निकाल लोगे तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा बच्चों, दर पता चल जाएगी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये आपका क्या है, ग्राफ है। ठीक है, अब द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम क्या है बच्चों, गोल्डबर्ग और वागे 1860। ठीक है, ये क्या चीज है बच्चों, इसे समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो कह रहा है एक निश्चित तापमान पर अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमानों यानी मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता को उसके स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के घात तक
बढ़ाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर एक अभिक्रिया है आपकी ए प्लस बी और ये बदल रहा है बच्चों किसमें, उत्पाद में। ये बदल रहा है किसमें बच्चों, उत्पाद में बदल रहा है। अगर आपको यहाँ पे ये कहा जाए कि द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है बच्चों, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है बच्चों, तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि जो दर होती है बच्चों, जो अभिक्रिया की दर होती है बच्चों, वो समानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है, यानी अनुक्रमानुपाती होती है। आप ऐसा कह सकते हो किसके बच्चों, सांद्रताओं के गुणनफल के। यानी सांद्रता कौन सी बच्चों, अभिकारक की। अभिकारक की सांद्रता बच्चों ए की, हम सांद्रता कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे कि ए की सांद्रता गुणे क्या बच्चों, बी की सांद्रता। लेकिन बच्चों जो इनके सामने कोफिशिएंट होंगे, वो कोफिशिएंट हमेशा यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, पावर में होंगे। ऐसे लिखते हैं हम किसी अभिक्रिया की क्या बच्चों, दर, यानी समानुपाती होता है। ये जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों यहाँ से, तो ये यहाँ पे एक क्या आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम के बोलते हैं। अब इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए की पावर ए और यहाँ बच्चों क्या, बी की पावर। इस तरह से बच्चों किसी भी अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, दर लिखते हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम, कि किसी भी अभिक्रिया की दर उसके क्या, अभिकारक की जो आपके क्या होते हैं, सांद्रता होती है, उनके गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं या पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चों के होता है, ये स्थिरांक है बच्चों, और ये तापमान और अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इतनी बात ध्यान रहे। ठीक है, अब जैसे मैं बच्चों अगर ये कहूँ कि यहाँ पे आपका N2 है और प्लस में क्या है बच्चों, 3H2 है, और ये क्या बन रहा है बच्चों, अमोनिया बन रहा है। अब अगर यहाँ कहा जाए द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम कैसे लिखोगे, तो लिखोगे बच्चों कि दर बराबर, यहाँ पे लिखोगे बच्चों के, और यहाँ पे लिखोगे बच्चों क्या, N2, और यहाँ बच्चों लिखोगे क्या, H2। H2 की पावर क्या लिखोगे बच्चों, 3 लिखो। ये क्या हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम हो जाएगा। यानी ऐसे आप इसके लिए क्या लिखोगे, समीकरण लिखोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे। ठीक है, अब ध्यान देना, दर स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी द्रव्य स्थिरांक जो है आपका, यानी दर स्थिरांक, वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है और कैसे। बच्चों अभिकारकों की प्रकृति पर, यानी आयनिक अभिक्रियाएं, सहसंयोजक अभिक्रियाएं। बच्चों जरूरी है यहाँ पे स्पीड की अगर हम बात करें तो दर ज्यादा होती है किसकी, आयनिक अभिक्रियाओं की, और सहसंयोजक अभिक्रियाओं की दर क्या होती है, धीमी होती है। बच्चों अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर तो करेगा ही कि अभिकारक आपका कैसा है, तभी पता चलेगा कि उसकी गति क्या होगी रिएक्शन की, यानी दर कितनी होगी। तापमान पर बच्चों, तापमान पर भी करेगा बच्चों। अगर हम अभिक्रिया में तापमान बढ़ाते हैं, ये बात मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा आर्हेनियस इक्वेशन, लेकिन बच्चों इतना बात ध्यान रखना कि अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, उद्दीपक सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, के बढ़ाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब के की इकाई का मापन कैसे करेंगे बच्चों, के की इकाई का सामान्य सूत्र क्या होगा, वैसे तो के की इकाई का सामान्य सूत्र यही है, ठीक है, कि मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर बच्चों n-1, और सेकेंड की पावर -1। ठीक है, लेकिन ये चीज निकली कैसे, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। अब ये बताओ बच्चों मुझे, दर क्या होता है, दर होता है आपका यहाँ पे dx/dt, या कुछ भी लिख लो। दर होता क्या है बच्चों, तो आप कहते हो सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में क्या बच्चों, परिवर्तन। ठीक है, ये तो हो गया दर। अब दर बराबर आपको अगर लिखना होता है तो आप कैसे लिखते हो, दर बराबर आप लिखते हो, अभी आपने इसके पहले ही एक्सप्रेशन लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, इसी में अगर आपको दर निकालना होता तो आप दर कैसे निकालते, आप कहते कि दर तो जो है वो dx/, में क्या है बच्चों, और ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका है के, और ये क्या है बच्चों आपका N2 है, ये क्या है बच्चों H2 है। H2 की पावर कितनी है बच्चों, 3 है।
अच्छा, दर का यूनिट अभी आप लोगों ने निकाला है, इकाई क्या होती है बच्चों? ये होती है मोल। ये क्या होती है बच्चों? ये होती है मोल, लीटर इनवर्स, और क्या बच्चों? सेकंड मास। ये होती है क्या बच्चों? दर की इकाई, जो अभी आपने पहले लिखी है। अब यहां से बच्चों के, अब यहाँ पे बच्चों N2 है, ये क्या है? सांद्रता है। तो ये क्या होगा बच्चों? मोल पर लीटर होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? मोल पर लीटर, लेकिन घात में क्या होगा बच्चों? 3 होगा। अब के निकालना हो बच्चों, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि मोल लीटर पे -1, सेकेंड पे -1, नीचे क्या लिखोगे बच्चों? ये तो नीचे आएगा हर में, ये क्या हो जाएगा बच्चों? मोल लीटर में -1 मोल, और यहाँ पे 3 है ना पावर, तो यहाँ 3 हो जाएगी, और लीटर पे -3। अब इन चीजों को अगर आप सही करोगे तो सही कैसे करोगे? मोल क्या हो जाएगा आपका? मोल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, मोल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोल की घात हो जाएगा -3। क्या आ जाएगा बच्चों? मोल की घात 1 से तो 1 कट जाएगा बच्चों, मोल की घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। लीटर बच्चों क्या होगा? यहाँ 1 लीटर से 1 लीटर कट जाएगा, ये बच्चों ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या है बच्चों? सेकेंड आपका क्या है? इनवर्स है। ये बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें इस अभिक्रिया के लिए के का क्या हो जाएगा बच्चों? इकाई हो जाएगा। लेकिन अब हर अभिक्रिया के लिए ऐसे निकालते थोड़ी चलोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, एक जनरल फॉर्मूला आप यहाँ पे बना लेना। एक जनरल फॉर्मूला क्या बनाओगे बच्चों? कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे कि दर की रिएक्शन, अब मैं एक रिएक्शन नॉर्मल बना लेता हूँ कि ए से क्या हो रहा है बच्चों? बी में बदल रहा है। ठीक है, अब एन मॉलिक्यूल बी में बदल रहे हैं। अब आप इसके लिए क्या लिखोगे? दर क्या लिखोगे? दर लिखोगे के, और यहाँ लिखोगे सांद्रता किसकी? ए की, और इसकी घात क्या लिखोगे? एन लिखोगे बच्चों। अब एन लिखोगे, अब इसकी दर तो आपको पता है क्या होता है बच्चों? तो इसकी दर होता है मोल, और क्या होता है बच्चों? पर लीटर, और यहाँ बच्चों के लिखोगे, और ए का क्या लिखोगे बच्चों? मोल, और यहाँ लिखोगे लीटर की पावर -1 की पावर n लिखोगे। अब बच्चों यहाँ पे के क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ तो होगा आपका मोल, यहाँ होगा लीटर पे -1, और सेकंड पे -1। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ तो n सब पे डाल दो, तो ये हो जाएगा मोल की पावर n, और यहाँ हो जाएगा लीटर की पावर -है। अब जब इसे बच्चों ऊपर ले जाते हो तो साइन बदल जाता है। साइन बदल जाता है यानी बेस सेम है ना, तो बेस दोनों का सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोल, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो 1 - n हो जाएगा। यहाँ बच्चों लीटर पे क्या है? यहाँ -1 है, और ये जाके ऊपर +1 हो जाएगा, तो यहाँ लीटर पे क्या हो जाएगा बच्चों? n - 1 हो जाएगा। सेकेंड है आपका बच्चों, यहाँ पे सेकेंड पे -1 होगा। तो ये बच्चों तब के लिए है, यानी किसी अभिक्रिया की कोटि क्या हो? n हो। किसी अभिक्रिया की कोटि क्या हो बच्चों? n हो, तो उसके लिए k की इकाई है ये बच्चों। इसकी है k की इकाई है। अब बहुत सामान्य सी बात समझना, अगर किसी अभिक्रिया की कोटि 1 है, किसी अभिक्रिया की कोटि क्या है बच्चों? 1 है, तो n की वैल्यू क्या रख देना? 1 रख देना। जब कोटि 1 होगी, कोटि 1 होगी तो 1 रख देना। 1 रखोगे, ये 0, ये भी 0, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो बच्चों? हर किसी का यूनिट क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। समझ रहे हो कैसे यूनिट निकालोगे? जहां n की वैल्यू 1 रख दोगे तो कोटि 1 होगी तो निकल जाएगा, कोटि 2 होगी तो 2 रख देना, कोटि 3 होगी तो 3 रख देना, 4 होगी तो 4 रख देना। ऐसे हर अलग अलग कोटि के अभिक्रिया में आपके स्थिरांक के इकाई की गणना करने के लिए कहा जाएगा, और ये बहुत बारी क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रहे ऐसे करना है आपको। क्या कोई दिक्कत परेशानी किसी को? किसी को कोई परेशानी बच्चों? नहीं ना? समझ आ रहा है सबको? ओके, ठीक है बच्चों। तो दर स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक हो गए बच्चों, और इसकी इकाई भी हो गई। अब बच्चों एक और बात यहां सीख लो, अभिक्रिया दर बनाम अभिक्रिया दर स्थिरांक। ठीक है बच्चों, दोनों में कैसे निकालोगे? डिफरेंस क्या है बच्चों? तो 2-3 डिफरेंस है, वो फटाफट देख लो। क्या है बच्चों? वह गति जिसमें अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं, अभिक्रिया की दर होती है। अभिक्रिया दर स्थिरांक क्या होता है बच्चों? ये अनुपातिकता स्थिरांक होता है। ठीक है, अनुपातिक स्थिरांक होता है। प्रति इकाई समय में अभिकारकों उत्पादकों की सांद्रता में परिवर्तन, ये तो दर बताता है
कि भाई हर सेकंड आपका हर टाइम में इकाई समय में आपके अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है। ये दर के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता एक इकाई होती है। अब आप यही जानते हो ना कि दर बराबर क्या होता है बच्चों, के ए की पावर क्या होता है एन। अब यहाँ अगर बच्चों इसकी सांद्रता क्या हो जाए, एक हो जाए, तो दर के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है बच्चों। हाँ, ये अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है दर बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सांद्रता क्या होती है, कम होती जाती है, वैसे वैसे रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर भी क्या होती है बच्चों, प्रभावित होती है, कम होती जाती है। प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, यह एक निश्चित तापमान पर स्थित रहता है। बच्चों ये पूरी अभिक्रिया के दौरान के की वैल्यू आपकी बदलती नहीं है, के का मान कहीं पे भी परिवर्तित नहीं होता। ये पूरे अभिक्रिया के दौरान आपका के का मान क्या रहता है बच्चों, स्थिर रहता है, कांस्टेंट। ये तो क्या हो गया बच्चों, आपका डिफरेंस हो गया, यानी अंतर हो गया स्थिरांक और अभिक्रिया दर में। अब किसी को अगर कोई परेशानी नहीं है बच्चों, तो आज इतना ही करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, फिर से चैप्टर शुरू हुआ है, अगर आपको इसमें कुछ समझ भी नहीं आया हो तो आप ये वीडियो पढ़ जाएगी, दोबारा सही से सब कुछ अच्छे से देख लेना। और बच्चों चैप्टर में कुछ भी मिस मत करना, न्यूमेरिकल वगैरह हैं, चीज़ें हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना। इन टेक्स्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बुक के, वो सब कुछ अटेम्प्ट करना और अपने डाउट्स वगैरह क्लास में लेके आना, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप यहाँ मैसेज कर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।